हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बाय जेके। तो यहाँ मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी की कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। बस इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा इसी चैनल पे। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम जो इसमें करेंगे वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जो आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एक्चुअली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से नहीं ऑपरेट होती हैं, बल्कि उनका जो पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सोसाइटी को या उसके मेंबर्स को सर्विसेज देना होता है, एक सोशल वेलफेयर करना होता है जी। वो प्रॉफिट अर्न ना करके सोशल वेलफेयर करती हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं हम इसकी मीनिंग पर, तो समझते हैं। कभी कभी माइंड में एक डाउट आता है कि वाकई में क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, और वो फिर अपना, अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं तो अपना ऑपरेशन स्मूथली कैसे चला पाती होंगी, उनके पास फंड की शॉर्टेज बहुत रहती होगी। तो ये सारी बातें हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आइए पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं। तो इसकी जैसे मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनपीओ। इसको एनजीओ भी कहते हैं कुछ लोग। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दोनों में थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस होता है, वो एक अलग पार्ट है। चलिए हम फिलहाल के लिए इस पे कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू सर्व सोशल वेलफेयर। तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को सर्व करना टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को सर्व करती हैं ये, एंड साथ में हो सकते हैं इसके मेंबर्स को। तो ये सोशल वेलफेयर इसका मेंबर्स को भी कर सकते हैं, या और इसके मेंबर को, पब्लिक को छोड़ के सिर्फ इसके मेंबर को, या सिर्फ पब्लिक को, या दोनों को। ठीक है जी। बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कैसे सोशल वेलफेयर करेंगी ये? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन दे सकती हैं, हेल्थ की सर्विसेज दे सकती हैं, रिलीजियस सर्विसेज देती हैं, और कल्चरल। तो इन फॉर्म में सर्विसेज सोसाइटी को कह लीजिए, जनरल पब्लिक को कह लीजिए, इसके मेंबर्स को कह लीजिए, सर्विसेज देती हैं, जिससे ये एक सोशल वेलफेयर होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी। रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ से पता चल रहा है कि प्रॉफिट अर्न करना ना हो करके ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, तो इससे ये माइंड में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं? जी नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी अर्न करती हैं, लेकिन क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो इसलिए इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। ठीक है जी। इसके कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल, जी हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी को हेल्थ की सर्विसेज देते हैं,
एक इसके हो सकता है स्माइल फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा। वो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड जो होते हैं उनको एजुकेशन की और उनकी लाइफ से जुड़ी जितनी भी रिक्वायर्ड या नेसेसिटी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। एक आपने जिम खाना क्लब सुना होगा। तो जिम खाना क्लब एक्चुअली में एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो जो सर्विसेज देता है वो सिर्फ अपने मेंबर्स को देता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती तो माइंड में डाउट आता है कि जी इनके पास फंड कहाँ से आता होगा जिससे ये अपने बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट कर सकें, रन कर सकें। ऑब्वियस है ना, क्योंकि कोई भी बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी बिना फंड के तो ऑपरेट हो ही नहीं सकती, या बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सरवाइव कर पाना। तो फंड की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होती है। तो ये कैसे अरेंज करते हैं, तो इसमें सेकंड पॉइंट है मेन सोर्स ऑफ फंड। मेन सोर्स ऑफ फंड क्या क्या होते हैं इसके, देखते हैं। इसके होते हैं जी ये वाले मेन सोर्स। ए, डोनेशन इनको मिलती है। बी, मेंबर जो इनके बनते हैं उनसे एडमिशन के नाम पे फ़ीस लेते हैं, ये मेंबरशिप फ़ीस कहते हैं उसको, एंट्रेंस फ़ीस कह देते हैं, या फिर एडमिशन फ़ीस कह देते हैं। तीसरा आता है सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेंबर से एक बार फ़ीस ली, मेंबर से एनुअल जो मेंबरशिप फ़ीस होती है उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो वो भी इनका सोर्स ऑफ फंड होता है। उसके बाद इनको जो लोन होता है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये लोन भी लेते हैं। ठीक है जी। डी और ई, ग्रांट्स। ग्रांट्स होती हैं कि गवर्नमेंट इनको बोलते हैं कि आप इस तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर एनजीओ खोलेंगे तो आपके लिए ये छूट रहेंगी। जैसे कि आप ये ख़रीदोगे तो आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप अपने एनजीओ में बच्चों के लिए फूड खरीदेंगे या फिर बच्चों के लिए नेसेसिटी आइटम खरीदेंगे जो अंडर प्रिविलेज, तो उस पर हमारी तरफ से सब्सिडरी मिलेगी, ग्रांट मिलेगी। तो इस तरह की ग्रांट एक्चुअली एक फ़िक्स अमाउंट होता है, सब्सिडरी से अलग होता है। तो ये सब्सिडरी नहीं होता है, ग्रांट एक अलग फ़िक्स अमाउंट होता है जो जैसे कि 10,000, 15,000, 1 लाख इस तरह से। तो अच्छा, इसमें पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट से भी मिलता है, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ वो भी ग्रांट को देते हैं। तो इनके पास हो गए 5 मेन सोर्स ऑफ फंड। ये मेन सोर्स है, इसके अलावा भी और सोर्सेज होते हैं इनके, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं वो मेन सोर्स किए हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि जैसे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप होती है, आप आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप पढ़ेंगे या कंपनी पढ़ेंगे, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है और उसको उनके ओनर्स में बांट दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा होते हैं, अगर प्रोप्राइटर होता है तो वो सारा प्रॉफिट खुद ले लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अब उस प्रॉफिट को ये क्या करते होंगे, क्या ये उस प्रॉफिट को जो इसके मेंबर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते होंगे? नहीं। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके, ये जितने भी पॉइंट हैं थ्योरिकल, ये आपके लिए नोट्स, फाइनल नोट्स बन जाएंगे। इनको इसी तरह से आप नोट डाउन कर लेना, या फिर आप बोल देंगे तो मैं इनकी अरेंजमेंट कर दूंगा आपके लिए नोट्स की। तो आपको ये एज अ कॉपी, इसकी कॉपी मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। चलिए
एनपीओ डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स सरप्लस अमंग इट्स मेंबर, तो इसके मेंबर्स में नहीं बांटते हैं, तो उसका क्या होता होगा? कुछ नहीं होता जी, वो इनकी कैपिटल का पार्ट बन जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है और एज अ सोर्स ऑफ फंड बन जाता है वो। अच्छा, चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अकाउंटिंग, ये रही अकाउंटिंग। तो देखिए, आप कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि अभी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि उसमें देखा होगा आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो लगभग सभी जगह अकाउंटिंग, लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसी ही होती है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है बीच में जा कर के, वो जो जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, और बाकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि हम बनाते हैं एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उससे नेक्स्ट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, ठीक है जी, फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख लीजिए, इक्वल टू पी एंड एल अकाउंट। तो ये होता है पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक होती है उसकी समरी होती है। ये कैश बुक की समरी, एक्चुअली कैश बुक अपने आप में अगर पूरे साल बनाई जाती है तो बहुत एक लेंदी हो जाती है, लेकिन उसको एक कंसोलिडेट करके जो एक फाइनल अमाउंट बनाया जाता है या फिर फाइनल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है, उसको कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल। तो आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा ही होता है। जी नहीं, इनमें फ़र्क होता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है कैश बुक बनने के बाद बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। ठीक है जी। तो हमारे सिलेबस में ये इस तरह के ये हैं 3 अकाउंट। लेकिन जो कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स भी रखती हैं। कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग अबव 3 अकाउंट्स कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट को इस तरह से, पर आप समझने के लिए लिख लीजिए। कंप्लीट सेट ऑफ बुक किसे कहते हैं? वही 11th वाला, कि जैसे पहले सबसे जनरल एंट्री करते हैं, फिर सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, और उसके बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ट्रेडिंग तो नहीं बनाते हैं, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। और हाँ, उससे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं। वो किससे बनाते हैं? वो कैश बुक के बाद बना देते हैं। और बाकी बता बैलेंस शीट, वो तो है ही आपको पता, 11th क्लास में तो पूरी PhD करी है आपने उस पर। वो बात अलग है कि उसमें आपकी जो बैलेंस शीट होती थी वो टैली नहीं होती थी, हाँ कुछ बच्चों की होती भी थी। चलिए अगला देख लेते हैं। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे ही हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये इस तरह का उसका फॉर्मेट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का।
जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, यहाँ पे नाम डाल देंगे जिसका भी होगा, फॉर द ईयर एंडेड जो भी डेट होगी 31 मार्च, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड को एंड हो रहा होगा वो डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे डाल देंगे रिसिप्ट, यहाँ पे डाल देंगे पेमेंट, बस। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको आपकी बुक के अंदर पूरा फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चन सॉल्व आगे कराऊंगा तो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट मुझे लगी, वो डिस्कस करते हुए और इसके फॉर्मेट को डिस्कस करते हुए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बना के दिखा दिया। जैसे कि अब इसका शुरुआत कैसे हो रही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से। उसमें क्या आएगा जी, उसमें आएगा कैश आएगा, बैंक आएगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आएगा। सब्सक्रिप्शन जो भी सब्सक्रिप्शन आया है वो आएगा, डोनेशन वो आ जाएगी, एंट्रेंस फीस वही एडमिशन फीस ऑफ मेंबर्स वो आ जाएगी, एक लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ एक क्लैरिटी रखना कि लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन ये अलग अलग हैं। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि जब कोई नया मेंबर आता है तो उससे लेते हैं एडमिशन या एंट्रेंस फीस, वो हर साल जो मेंबरशिप फ़ीस पे करता है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मैं लाइफ टाइम के लिए एक बार में ही जो एनुअल मेंबरशिप फ़ीस है वो वन टाइम पे कर देता हूँ, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। वो इस तरह से ये इन दोनों में डिफरेंस होगा, और मैं समझता हूँ अब आपको इन तीनों में आसानी से टेक्निकल डिफरेंस पता चल गया होगा। अच्छा, ये इस साइड में आ गई अपनी रिसिप्ट्स, और भी रिसिप्ट्स होती हैं, फिलहाल ये हमने डिस्कस की हैं। आगे इस साइड में देखते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या क्या आते हैं दोस्तों? पेमेंट साइड में आते हैं अपने सभी तरह के एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी। ओके, अच्छा, इसके बाद एक एक्सपेंसेस इसमें होता है होनरेरियम। होनरेरियम एक्चुअली एनपीओ के अंदर होता है जब हम किसी प्रोफेशनल पर्सन को अपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सर्विसेज लेने के लिए बुलाते हैं और लेते हैं उसकी सर्विसेज, तो उसको एक नॉमिनल सा अमाउंट हम पे करते हैं, उसको बोलते हैं होनरेरियम। ठीक है जी, जैसे कि हमारा कोई क्रिकेट क्लब है और हमने किसी बड़े प्रोफेशनल पर्सन को बुलाया है, लेकिन उनको हम उनकी पूरी फीस ना दे करके एक नॉमिनल अमाउंट दे रहे हैं, तो वो हो गया होनरेरियम। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें बाय असेट्स, हाँ ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्सपेंसेस की भी आ रही है एंट्री और असेट्स की भी आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं सिर्फ लिखने हैं, हमें यहाँ पे पेमेंट्स लिखनी है, और पेमेंट्स तो एक्सपेंसेस की भी होती है और एसेट्स की भी होती है ना? तो असेट्स की भी पेमेंट होती है और एक्सपेंसेस की भी पेमेंट होती है, तो वो चाहे कोई से भी एक्सपेंसेस हो, कोई से भी एसेट्स हो, वो सभी ही आ जाएंगे यहाँ पर। बाकी जो लास्ट में बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन, कैश और बैंक दोनों में से कोई एक का ही बैलेंस निकल के आएगा। कैश दे रखा होगा तो बैंक आएगा, बैंक दे रखा होगा तो कैश आएगा, और सिर्फ अगर एक ही दे रखा है तो वो ही निकल के आएगा। ठीक है जी, इसमें एक छोटी सी ट्रिक नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहे। वो ये है कि एनी ईयर प्लस पेड, यानी कि किसी भी ईयर से रिलेटेड हो लेकिन पे हो गया हो। इसी तरह से इधर एनी ईयर प्लस रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें जब तक रिसीव्ड नहीं होंगी तब तक नहीं आएंगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में ये बात आप ध्यान रखेंगे।
चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है उससे, है ना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जी देखिए, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। From the information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2020. Cash in hand as on 1st April 2019. तो ये ओपनिंग कैश हो गया, और आपको 31 मार्च को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। फिर इन्होंने सब्सक्रिप्शन दे दिया है, डोनेशन दे दी है, एंट्रेंस फीस दे दी है, रेंट दे दिया है, रिसीव्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, सैलरी। तो इसमें रिसिप्ट और पेमेंट जो हैं वो मिक्स करके दी हुई हैं, और आपको रिसिप्ट्स अलग निकालनी होंगी रिसिप्ट में रखने के लिए, और पेमेंट्स अलग निकाल के पेमेंट्स में डाल देंगे। बाकी ओपनिंग दिया हुआ है तो आपको क्लोजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट से निकल के आ ही जाएगा। इसमें जो नोट करने वाली बात है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि आप देखेंगे कि देखिए, जैसे कुछ रिसिप्ट हैं, वैसे इसका रिसिप्ट बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो रेंट है ये रिसीव्ड हो गया है, पक्का है। लेकिन एंट्रेंस फीस, इसके सामने ये नहीं लिखा है कि ये रिसीव्ड हो गया है या रिसीवेबल है, ठीक है जी। अदर जो रिसिप्ट है उनके सामने भी इसी तरह से है। अब जैसे यहाँ पर है टैक्सेस पेड, तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि टैक्सेस यहाँ पे पेड कर दिए हैं, बाकी सबके सामने पेड है, पेबल है, ये नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको एक अकाउंटिंग अजम्पशन लेके चलनी होती है कि जिसके सामने अगर पेमेंट है, अगर उसके सामने नहीं लिखा कुछ भी पेड है या पेबल, तो आपको अज्यूम करना है पेड है। और इनके सामने इसी तरह से रिसिप्ट के सामने कुछ नहीं लिखा, तो इनको भी अज्यूम करना है कि क्या है, जी हाँ, रिसीव्ड हो गया है। बस बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। बाकी तो इसमें अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करना हो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से फटाफट से इसको नोट आउट कर लेंगे आप। इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। बैलेंस ब्रोट डाउन लिख दिया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस और रेंट। अच्छा ये थोड़ा सा देखना आप, रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, इस तरह से ना लिख के सिर्फ हेडिंग डालना रेंट, और ब्रैकेट में बाकी जो चीज़ होती है उसके बारे में वो ब्रैकेट में लिखना। इसी तरह से एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आपको इंटरेस्ट लिख करके ब्रैकेट में डाल देना, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। उसी तरह से जैसे ये टैक्सेस है, टैक्सेस के सामने पेड लिखा हुआ था, तो आप टैक्सेस पेड ना लिख करके सिर्फ टैक्सेस लिखेंगे। तो इस तरह की इनका एक्चुअली में यही एक रिप्रेजेंटेशन होती है, और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उसमें आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जितने मार्क्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं उतने ही मार्क्स आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए मिलते हैं। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जैसे आंसर तो आप निकाल लोगे, लेकिन आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन से ही पता चलता है कि आपको अकाउंट्स की इन डेप्थ कितनी नॉलेज है। जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग डालना भूल गए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शॉर्टकट में डाल दिया, R&P अकाउंट पूरा नहीं डाला, ऑफ नाम नहीं डाला, रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए मार्क्स कटते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेजेंटेशन होती है अकाउंट्स के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से जो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं
वो किस तरह से स्कोर कर पाते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। जब आप कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे वीडियो के लिए तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लेना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों अलग अलग दी हुई हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं और आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये रहा अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको आप नोट या स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए हो जाएगा ये। अब ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी फेड हो गई थी। चलिए, ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सॉल्यूशन है